हमारा चैप्टर सेकंड है 12th केमिस्ट्री का। ट्वेल्थ केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है विलियम। तो विलियम को पढ़ने की आवश्यकता क्यों है? तो रासायनिक क्रियाएं, जितनी भी रासायनिक क्रियाएं जो होती हैं वो विलियनों में बहुत ही शीघ्रता से होती हैं। जैसे हमारे शरीर में जो हम पानी पीते हैं, जल, वह भी विलियन है, उसमें बहुत सारे सूक्ष्म पदार्थ घुले होते हैं। साथ ही साथ जो मूत्र है, जो रक्त है, यह भी विलियन का एक प्रकार है। तो विलियन की प्रकृति को समझना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। और विलियन की प्रकृति को समझना, विलियन क्या है, विलियन की क्या उपयोगिता है, हमारे दैनिक जीवन में यह जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। इसलिए आज हम विलियन देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण जिसके संगठन को कुछ हद तक परिवर्तित किया जा सकता है, इसका मतलब कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण जिसके संगठन को कुछ हद तक क्या कर सकते हैं, परिवर्तित किया जा सकता है, विलियन कहलाता है। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल हम जल लेते हैं और जल में हम शक्कर डाल रहे हैं, है ना, तो ये क्या कहलाएगा? ये विलियन हो गया, पूरी तरह से विकसित हो जाएगा। विकसित होने के बाद अदृश्य हो जाएगा। मतलब जैसे हम अगर पानी में शक्कर डाल देते हैं तो वह घुल जाता है और घुल के अदृश्य हो जाता है, तो यह एक विलियन कहलाएगा। और इसके संगठन मतलब क्या होता है? जिन पदार्थों से मिलकर, जैसे कोई विलियन जैसे जल से और शक्कर से मिलकर बना हुआ है, तो वो पदार्थ उसके संगठन कहलाएंगे। कंपोजिशन, संगठक, जिन जिन चीजों से मिलकर बना होता है कोई पदार्थ, उसे उसका संगठक कहते हैं। तो इसके संगठन को कुछ हद तक हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। तो अब ये जो शक्कर है, ये जल है, इसके अलावा और भी हम कुछ चीजें जो इसमें मिलाएंगे, जैसे ORS घोल अगर हम बनाते हैं तो ORS घोल बनाते समय हम क्या करते हैं, इसमें नमक भी डाल देते हैं, तो ये भी एक विलियन हो जाएगा। तो इन चीजों को हम इसके घटक कहते हैं। मतलब विलियन जिन चीजों से मिलकर बना होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसके घटक कहते हैं। और घटक दो प्रकार के हैं, एक विलायक और दूसरा विलेय। सपोज अगर हम एक बीकर में पानी लेते हैं तो वो विलायक होगा। इसके अलावा हम बहुत सारे विलायकों का यूज करते हैं अलग अलग रासायनिक अभिक्रियाओं में, अल्कोहल, ईथर, फिनॉल, ये सभी भी विलायक का कार्य करते हैं। और जो इसमें हम शक्कर डालते हैं ये विलेय होता है। अगर हम परिभाषा की बात करें तो विलायक वह पदार्थ है जो क्या करता है, विलेय पदार्थ को अपने में वितरित करता है या घोलने का कार्य करता है, और इसकी मात्रा क्या होती है, कंपेयर देन विलेय के अधिक होती है। तो विलायक वह पदार्थ है जो किसी विलियन में विलेय पदार्थों को वितरित करने या घोलने का कार्य करती है, और इसकी मात्रा विलेय की तुलना में अधिक होती है। और विलेय क्या होता है? तो विलेय क्या होता है, वह पदार्थ जो विलायक में वितरित होती है। विलेय वह पदार्थ है जो विलायक में वितरित होती है ना, उसे हम क्या कहेंगे, विलेय। जैसे अगर शक्कर में, सॉरी, हम पानी में अगर शक्कर डाल रहे हैं तो शक्कर विलेय पदार्थ होगा और पानी क्या होगा, विलायक। तो इसके दो घटक होते हैं। अब इन दोनों घटकों से मिलकर विलियन बनता है। जितने प्रकार के विलियन है उसमें विलेय और विलायक अलग अलग चीजें हो सकती हैं, लेकिन उसे विलेय और विलायक कहा जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे प्रकार। तो जो विलियन को भौतिक अवस्था के आधार पर और प्रकृति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक भौतिक अवस्था के आधार पर बांटा गया है, तो भौतिक अवस्था के आधार पर बांटा गया है ठोस,
द्रव और गैस, मतलब ठोस का ठोस में विलयन हो सकता है, ठोस का द्रव में विलयन हो सकता है और ठोस का गैस में विलयन हो सकता है। कितने प्रकार से हो सकते हैं, मतलब ठोस का 3 प्रकार से विलयन हो सकता है, ठोस और ठोस का विलयन हो सकता है, ठोस और द्रव, जैसे मैंने जो जल और शक्कर कहा वो ठोस और द्रव का विलयन है। ठोस और गैस का विलयन जो हो सकता है, गैस भी मतलब किसी ठोस के सतह पर यदि आकर उसमें वितरित हो जाए तो उसे ठोस और गैस का विलयन कहेंगे। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल हम जो देखते हैं सोडा वाटर जो पीते हैं हम लोग, कोल्ड ड्रिंक, उसमें क्या होता है, किसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुला होता है, मतलब द्रव और गैस का विलयन होता है। तो द्रव में भी द्रव और ठोस का विलयन हो सकता है, द्रव और द्रव का विलयन हो सकता है ना। जैसे हम पानी में अगर तेल मिला दें या दूध मिला दें तो द्रव और द्रव का विलयन होगा। उसके बाद द्रव और गैस का विलयन हो सकता है। उसके बाद गैस में भी गैस और गैस का विलयन, गैस और ठोस का विलयन और गैस और द्रव का विलयन। तो इस प्रकार से भौतिक अवस्था के आधार पर टोटल 9 प्रकार के विलयन होते हैं। ठोस ठोस का विलयन, ठोस द्रव का विलयन, ठोस गैस का विलयन, उसके बाद द्रव ठोस का विलयन, द्रव द्रव का विलयन, द्रव गैस का विलयन, उसके बाद गैस गैस का विलयन, गैस ठोस का विलयन और गैस द्रव का विलयन। अब जो कि आप लोग 12th स्टैंडर्ड में हैं तो थोड़ा सा वर्क आपके लिए कि इसके टाइप्स आपको, मतलब इसके जो एग्जाम्पल हैं उस पर थोड़ा सा स्टडी आप लोग कीजिएगा और एग्जाम्पल ढूंढने का प्रयास कीजिएगा। और अगर एग्जाम्पल आपको नहीं मिलता तो आप मुझे पर्सनल नंबर पर एग्जाम्पल पूछ सकते हैं। तो आगे चलते हैं। अगला हमारा है प्रकृति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर, तो प्रकृति के आधार पर तो होता है पहले सांद्र, दूसरा तनु विलयन, तीसरा होता है संतृप्त विलयन, चौथा होता है असंतृप्त विलयन और पांचवा होता है अति संतृप्त विलयन। अब ये चीजें क्या है, तो सबसे पहले सांद्र विलयन जो होता है, सपोज फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, एक बीकर में, है ना, हमने एक बीकर में ले लिया पानी और इस बीकर में हम पानी लेने के बाद ये किसी गिलास से पानी ले लेते हैं, है ना। यदि इसमें विलायक और इसमें हम कोई विलेय पदार्थ मिला रहे हैं, ठीक है, कोई विलेय पदार्थ मिला रहे हैं, तो यदि किसी विलयन में विलायक की तुलना में विलेय की मात्रा अधिक हो, क्या हो, विलेय की मात्रा क्या हो, अधिक हो, तब ऐसे विलयन को सांद्र विलयन कहते हैं। सांद्र मतलब हम शाब्दिक अर्थों में गाढ़ा कह सकते हैं, अपने शब्दों में गाढ़ा विलयन। तो ऐसा विलयन जिसमें विलायक की तुलना में, है ना, विलायक की तुलना में क्या हो, विलेय की मात्रा अधिक हो, उसे सांद्र विलयन कहा जाता है। और तनु विलयन में जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तनु विलयन में क्या होगा कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय की तुलना में विलायक की मात्रा अधिक हो, ठीक है, इसमें क्या होगा, सांद्र विलयन मतलब गाढ़ा, इसमें ऐसा विलयन जिसमें विलायक की तुलना में विलेय की मात्रा अधिक हो, है ना, विलेय की मात्रा क्या होगी, इसमें अधिक होगी, विलेय की मात्रा अधिक हो, है ना। और इसमें क्या होगा, तनु विलयन, तनु मतलब पतला, तो ऐसा विलयन जिसमें विलायक की, विलेय, है ना, विलेय की तुलना में क्या हो, विलायक की मात्रा अधिक हो। जस्ट थोड़ा सा अंतर है कि यदि किसी विलयन में विलेय की मात्रा अधिक होती है तब वह सांद्र हो जाता है, और यदि किसी विलयन में विलायक की मात्रा अधिक होता है वो क्या हो जाता है, तनु हो जाता है। और संतृप्त विलयन ऐसे विलयन को कहेंगे तो वह विलयन जिसमें और अधिक, है ना, मतलब जैसे और किसी विलायक में अगर हम विलेय मिला रहे हैं तो विलेय मिलाने से क्या बन जाता है, वो विलयन बन जाता है। तो ऐसा विलयन जिसमें और अधिक विलेय पदार्थ नहीं मिलाया जा सकता। अगर कोई विलायक में हम विलेय मिला रहे हैं तो एक निश्चित सीमा तक हम विलेय पदार्थ मिलाते जाएंगे। जैसे हम अगर शक्कर घोल रहे हैं पानी में
तो पहले आसानी से घुलते जाएगा, फिर गाढ़ा होते जाएगा, गाढ़ा होते जाएगा और एक ऐसी स्थिति आएगी कि उसका घुलना क्या होगा, बंद हो जाएगा। तो इसी स्थिति को हम संतृप्त कहते हैं। मतलब ऐसा विलयन जिसमें और अधिक विलेय पदार्थ नहीं मिलाया जा सकता उसे हम क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन। मतलब हम यदि घोलना हमारा बंद हो जाता है, हम और नहीं मिला पाते, तब वो क्या कहलाता है, संतृप्त विलयन। और असंतृप्त विलयन ऐसे विलयन को कहेंगे जिसमें और अधिक विलेय पदार्थ क्या किया जा सकता है, मिलाया जा सकता है। अति संतृप्त का मतलब होता है बिल्कुल भी नहीं मिला सकते, मतलब इसमें थोड़ी बहुत गुंजाइश होती है। संतृप्त विलयन में हम थोड़ा बहुत क्या कर सकते हैं, विलेय पदार्थ मिला सकते हैं, परंतु अति संतृप्त विलयन में बिल्कुल भी विलेय पदार्थ नहीं मिलाया जा सकता। तो इस प्रकार से प्रकृति के आधार पर मतलब इनको 5 भागों में बांटा गया है। एक सांद्र विलयन, तनु, संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त। सांद्र में गाढ़ा मतलब विलेय की मात्रा अधिक होगी, तनु मतलब पतला विलाय की मात्रा अधिक होगी, संतृप्त में और अधिक विलेय पदार्थ नहीं मिला सकते, असंतृप्त में मिलाया जा सकता है और अति संतृप्त में बिल्कुल भी विलेय पदार्थ नहीं मिलाया जा सकता। तो इस प्रकार से बांटा गया है। अगला जो हमारा इसमें टॉपिक है वो है गैसों का द्रव में विलेयता। तो गैसों का द्रव में विलेयता कैसे होता है, किस किस चीजों पर डिपेंड करता है। तो पहला तो गैस की प्रकृति पर, सेकंड है विलायक की प्रकृति पर, तीसरा है ताप पर और चौथा है दाब पर। तो कोई गैस द्रव में किस प्रकार से विलय होता है या कैसे विलयन बनता है वो डिपेंड करेगा इन चारों पॉइंट पर। तो पहले तो गैस की प्रकृति पर, तो गैस में जैसे NH3 है, HCl है, इस तरह की गैसें कंपेयर देन N2O2, इन गैसों की तुलना में इनकी विलेयता क्या होती है, अधिक होती है, क्योंकि ये क्या है, ध्रुवीय है, 2 भागों में टूट सकते हैं, है ना। आपने 11वीं में पढ़ा होगा ध्रुवीय और अध्रुवीय के बारे में। तो ये ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, अतः इनकी विलेयता क्या होती है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसे गैसों के जो अध्रुवीय गैसें होती है उसकी तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। तो पहला हो जाएगा गैस की प्रकृति में, तो ध्रुवीय गैसों की जो विलेयता होती है वो अध्रुवीय गैसों की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। और विलायक की प्रकृति में जैसे जो ध्रुवीय जो गैस है वो जल में अधिक घुलते हैं, है ना, इनकी जल में विलेयता क्या होती है, अधिक होती है। और अध्रुवीय जो गैस है उनकी विलेयता एल्कोहल में अधिक होती है। तो इस प्रकार से मतलब इनकी विलेयता विलायक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। जैसे एल्कोहल है, ईथर है, फिनॉल है, जल है, ये सारे मतलब जो है विलायक का कार्य करते हैं। जैसे जो जल है वो सार्वत्रिक विलायक होता है और जो एल्कोहल, ईथर, फिनॉल ये सबको कार्बनिक विलायक कहा जाता है। तो इसकी प्रकृति पर भी निर्भर करता है कि विलायक कैसा है। जैसे जो ध्रुवीय गैसें होती हैं वो जल आसानी से ध्रुवीय हो जाता है, तो इसमें आसानी से घुल जाते हैं। और कुछ जो नहीं घुल पाते वो क्या करते हैं, एल्कोहल, ईथर और फिनॉल जैसे कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं, घुलते हैं। उसके बाद अगर ताप की बात करें तो ताप में जैसे हम सपोज फॉर एग्जांपल अगर हम किसी चीज को उबालते हैं, किसी पानी को उबालते हैं, तो क्या होता है, पानी क्या होता है, उसके बुलबुले पहले जैसे हम लोग किसी ढक्कन से ढक दिए हैं तो ढक्कन के सतह पर बुलबुले चिपकेंगे, फिर जैसे ढक्कन हटाएंगे तो बुलबुले बाहर निकलने लगेंगे। इसका मतलब अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो जो गैसों की विलेयता क्या होती है, कम हो जाती है। जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते जाएंगे विलेयता क्या होती है, कम हो जाती है। हम इसको इस एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे किसी चीज को गर्म करने पर वह भाप बन के उड़ने लगता है और उसकी विलेयता क्या होती है, कम हो जाती है। और दाब पर किस प्रकार से निर्भर करते हैं, इसके लिए हेनरी ने एक नियम दिया है जिसको हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो प्रकृति के आधार पर हम बता सकते हैं कि जो ध्रुवीय गैस होते हैं, है ना, जैसे ध्रुवीय गैस में मैंने कुछ ले लिया एग्जांपल है NH3, HCl, इनकी विलेयता अधिक होती है और अध्रुवीय गैसों की विलेयता क्या होती है, कम होती है। विलायक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। जो ध्रुवीय गैसें हैं वो ध्रुवीय विलायक जैसे जल में ज्यादा विलय होते हैं और अध्रुवीय गैसों का विलयशीलता कार्बनिक विलायकों में अधिक होती है। ताप बढ़ाने पर जो गैसें हैं उसकी विलयशीलता क्या होती है, कम होती जाती है। और दाब पर इसके बारे में हमारा एक टॉपिक है हेनरी का नियम, है ना, उस नियम के आधार पर हम बताएंगे कि दाब बढ़ाने पर विलेयता में क्या प्रभाव पड़ता है। ये हमारे नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम इसको पढ़ेंगे।